वेलकम है आप सभी का, स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन के बारे में। क्या क्या थ्योरी एवोल्यूशन के बारे में दी गई, कितनी थ्योरीज प्रोवाइड की गई, कौन से वैज्ञानिक ने, कौन से साइंटिस्ट ने थ्योरी दिया है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। यानी जैव विकास की कौन कौन सी थ्योरी हैं, उन सभी के बारे में आज हम यहाँ से डिस्कशन करना शुरू कर दिए हैं। इसके पहले वीडियो में हमने ये सिद्ध किया था कि जैव विकास का शुरुआत किस तरीके से हुआ था, क्या क्या प्रमाण दिया गया, उसमें से हमने प्रमाण के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कशन अच्छी तरीके से कर लिया था। तो जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है उसे ज़रूर देखें। आखिर क्या कहा लैमार्क ने जीवों की उत्पत्ति के बारे में, जीवों की उत्पत्ति के बारे में लैमार्क ने क्या कहा, तो आइए उनके सिद्धांत से हम शुरुआत करते हैं। अब पहले ये समझिए कि उनकी थ्योरी का नाम क्या है। यहाँ लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, अथवा इसी को ब्रैकेट में लिख दिया है हमने लैमार्कवाद कहते हैं। तो लैमार्कवाद की थ्योरी में कहा क्या गया, यानी एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है, सीखा गया कैरेक्टर, सीखे गए लक्षण को ही एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं, और जो उनकी अगली पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र हो जाए। तो आइए देखते हैं क्या कहा। मेन पॉइंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है The theory of inheritance of acquired character states that modification which the organism acquired in adaptation to the environment which it meet during its lifetime are automatically handed down to its descendant and so become part of heredity। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहने का मतलब है इसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एडाप्टेशन के दौरान एनवायरनमेंट में जिस तरीके से एडाप्ट रहता है या वहाँ पर रहने के प्रयास करता है, और वहाँ पर जो कुछ भी वो सीखता है, एक बार बर्थ होने के बाद जो चीज़ें भी वो सीखता है, वही आगे चल के डिसेंडेंट के रूप में, यानी उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन में चला जाता है, और वही वंशागत लक्षण या हेरिडिटी कहलाता है। यानी एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में जो भी कैरेक्टर और लक्षण जाते हैं, उसको उन्होंने कहा कि उनके माता पिता से आते हैं, लेकिन उनके माता पिता या पेरेंट्स जो हैं, एक बार पहले इन्वायरमेंट में रहते हुए जो कैरेक्टर्स, जो लक्षण सीखता है, जो बिहेवियर सीखता है, वही उसके अगली पीढ़ी में चला जाता है। इस थ्योरी का मतलब सिर्फ यही है। इसी तरीके से उन्होंने सिद्ध किया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इसी को एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस कहा उन्होंने। ठीक है, और हिंदी में अगर समझे इसको तो उपार्जित लक्षणों की वंशागत कहते हैं। उपार्जित मतलब जो अर्जित किया हो, और वही लक्षण हेरिडिटी के रूप में अन्य पीढ़ी में चला जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में। तो उसी को बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके एक्सपेरिमेंट से। पहला दे सकता है, फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रेंच के नेचुरलिस्ट साइंटिस्ट थे ये। ठीक है, लैमार्क। आगे इसी में लगभग 50 साल, ठीक है, 50 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया था? टर्न हिज अटेंशन टू जूलॉजी। जूलॉजी के प्रति इनका जो खिंचाव था, इनका जो अट्रैक्शन था, वो ज़्यादा था, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स के बारे में डिस्कशन करना या सर्च करना, खोज करना, उस पर इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। इसलिए इन्होंने सबसे पहले टर्म इनवर्टिब्रेट, आकशेरुकी जंतुओं का टर्म यानी इनवर्टिब्रेट्स सबसे पहले इन्होंने यूज किया, और बायोलॉजी टर्म का शब्द भी इन्होंने ही सबसे पहले दिया था। ठीक है, और आगे इसी में बात करेंगे। लैमार्क व्यू वर चैलेंज, और इन्होंने किस साइंटिस्ट को चैलेंज किया था, अगर क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखिएगा, जॉर्ज क्यूवियर नामक साइंटिस्ट को इन्होंने चैलेंज भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इन 1809 1809 में लैमार्क पब्लिश हिज बुक। उन्होंने अपनी बुक का क्या किया? पब्लिश किया। एक बुक उन्होंने पब्लिश किया, उस बुक का नाम है फिलॉसफी जूलॉजी। बहुत प्रश्न पूछता है, इसको आप हेडलाइन में लिख लीजिए, कहीं मोटे पेन से आप लिख लीजिएगा इसको। फिलॉसफी जूलॉजी उनकी पुस्तक का नाम है। इसी में उन्होंने एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन किया था। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं इसी में। अब थोड़ा सा गहराई में चलते हैं, इनके जो डिस्कशन है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। पहला, एक्वायर्ड कैरेक्टर के अंतर्गत उन्होंने 4 पॉइंट में 4 थ्योरीज के माध्यम से उन्होंने डिस्क्राइब किया।
मेन थ्योरी एक्वायर्ड कैरेक्टर है, उसके अंतर्गत और क्या कहा था आइए देखते हैं। पहला, सबसे पहला यहाँ पर हेडलाइन दिख रहा होगा, इंटरनल फोर्सेस ऑफ लाइफ टेंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इंटरनल फोर्सेस ऑफ टेंड टू इंक्रीज, कहने का मतलब है कि इनका कहना था कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने अंदर के इंटरनल ऑर्गेन्स के माध्यम से क्या करता है, इंक्रीज करता है, स्ट्रेच करता है, और वो जो एक बार सीख जाता है करना, वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी वही सेम कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे देखिए, न्यू स्ट्रक्चर अपीयर बिकॉज ऑफ एन इनर वांट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज द इंटरनल फोर्सेस ऑफ लाइफ टेंड टू इंक्रीज continuous the size of an organism and its component part। कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने इंटरनल फोर्सेस के माध्यम से अपने साइज को क्या करता है, इंक्रीज करने की कोशिश करता है, और एक बार जब इंक्रीज कर लेता है तो वही इंक्रीजमेंट के माध्यम से जो एक बार इंक्रीजमेंट हुआ उसकी बॉडी में, उसके शरीर में कोई भी पार्ट का, वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है, और बार बार जब उसकी जनरेशन टू जनरेशन आती जाएगी वो कैरेक्टर्स तो होते जाएंगे, दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये इस इंटरनल फोर्सेस वाले पॉइंट के माध्यम से उन्होंने सिद्ध किया। इसके बारे में आगे एग्जाम्पल भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा एग्जाम्पल दिया था और इस इंटरनल फोर्सेस को उन्होंने सिद्ध किया लैमार्क ने। ठीक है, आइए दूसरा पहले डिस्कस कर लें। हर पॉइंट के बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे चल के नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही आ जाएगा डार्विनवाद, तो बिल्कुल घबराइएगा मत, बने रहिएगा हमारे साथ। दूसरा है, उन्होंने क्या कहा, मेन पॉइंट क्या कहा उन्होंने, डायरेक्ट इन्वायरमेंटल इफेक्ट ओवर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सीधा वातावरण का प्रभाव लिविंग जीव पर होता है, सभी जीव जंतुओं पे डायरेक्ट वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। इसके बारे में भी उन्होंने उदाहरण देकर के एक्सप्लेन किया था। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा, द ऑर्गेन्स ऑफ एन एनिमल बिकम मॉडिफाइड इन अप्रोप्रिएट फैशन इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट चेंज होने के अनुसार होने के साथ साथ क्या करता है, ऑर्गेनिज्म अपने आप को मॉडिफाइड कर लेता है और उसी के माध्यम से रहना सीख जाता है, ये कहा। और आने वाली जो पीढ़ी है उसे ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, सीखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक ये कैरेक्टर इनहेरिटेड हो जाता है। ये इस पॉइंट का मतलब था, यानी वातावरण का सीधा प्रभाव। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे थे, और वास्तव में सही बात भी है। इसके आगे चल के मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तीसरा जो पॉइंट सबसे मेन था, उन्होंने क्या कहा, यूज एंड डिसयूज। यूज और डिसयूज के बारे में बताया था कि जो प्राणी, जो भी ऑर्गेनिज्म अपने अंगों का यूज करता है वो अंग उसके बचे रहते हैं, और जिनका यूज नहीं करता है वो अंग उसके डिसयूज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये इनका कहना था। इस पर उन्होंने स्नेक पर एक्सपेरिमेंट किया था और देखा था और बताया था। तो आइए आगे हम बात करते हैं इसमें। द वेरियस ऑर्गेन बिकम ग्रेटली इम्प्रूव थ्रू यूज और वर रिड्यूस टू वेस्टिजियल थ्रू डिसयूज। अवशेष के रूप में जो बचे रहते हैं वो धीरे धीरे डिसयूज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिनका अब कोई प्रयोग नहीं होगा। ठीक, ये तीसरे में उन्होंने कहा था। चौथा सबसे मेन इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशागत। सच बॉडीज मॉडिफिकेशन इन सम माइनर कुड बी ट्रांसफर एंड इम्प्रेस्ड ऑन द जर्म सेल्स टू अफेक्ट फ्यूचर जनरेशन। जर्म सेल, इस टर्म को यूज कीजिए, देखिएगा ध्यान से। मीन्स मॉडिफिकेशन के माध्यम से जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो उसके जर्म सेल तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक, ये उनका कहना है, और आगे चल के नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफ़र हो जाता है, फ्यूचर जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। ये एक्वायर्ड कैरेक्टर के माध्यम से उन्होंने बताया। तो गाइज, इन सबको समझने के लिए आप एग्जाम्पल जब तक नहीं समझते तब तक आपको लैमार्कवाद का पूरा जो मेथड है वो समझ में नहीं आने वाला है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, लैमार्क ने क्या क्या एग्जाम्पल दिए अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए। सबसे पहला डियर। सबसे पहला जो था, डियर की तरह यानी हिरण की तरह दिखाई देने वाला अफ्रीका का एक जानवर था जिसका नाम है जिराफ। आप जिराफ देखे होंगे। ठीक है, आइए उस जिराफ के माध्यम से ये सिद्ध करते हैं, पहले को और इनहेरिटेंस को भी सिद्ध कर देंगे अपने। ठीक,
डियर लाइक एंसेस्टर ऑफ जिराफ, जिराफ के एंसेस्टर क्या होते हैं? डियर। ठीक, ये उन्होंने कहा। लाइव इन प्लेसेस, अफ्रीका, अफ्रीका में रहते हैं। ठीक, वेयर द ग्राउंड वाज ऑलमोस्ट इनवेरिएबल परचेज एंड विदाउट ग्रासेस, जो वहाँ का ग्राउंड है वो रेगिस्तान में बदल गया है। ठीक, उनका कहना यही था। और वैसे भी अफ्रीका में ज़्यादातर रेगिस्तान ही देखने को मिलता है, इसलिए क्या कहा उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर ग्रासेस की मात्रा बहुत कम थी। विदाउट ग्रासेस, सिर्फ पेड़ पौधे ही थे, छोटे बड़े सभी थे। ठीक, अब अगले पॉइंट में कहते हैं obliged to browse upon trees, it was continuously forced to stretch upward। अब छोटे पेड़ पौधे जो थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। इसकी वजह से इनको क्या करना पड़ता था, यानी जो जिराफ थे इनको अपनी बॉडी को क्या करता, स्ट्रेच करना पड़ता था, खिंचाव देना पड़ता था। किसके लिए? बड़े पेड़ पौधों को खाने के लिए, क्योंकि ये शाकाहारी जीव है, इसलिए बड़े पेड़ पौधों को खाने के लिए, ईट करने के लिए अपने शरीर को स्ट्रेच देना पड़ता था। और क्या स्ट्रेच देते थे? सिर्फ गर्दन को यानी नेक को और अपने अगली टांगों को। इस फिगर में आप देखिए, जब तक छोटे पेड़ पौधे मिल रहे थे आसानी से भोजन कर लिया करता था ये, लेकिन धीरे धीरे करके छोटे ग्रासेस ख़त्म हो गए और बड़े ट्री ही रह गए। तो ये क्या करता था, अपनी अगली टांगों को ऊपर किया करता था और गर्दन को स्ट्रेच देता था, जिसके माध्यम से ये इसकी गर्दन लंबी हो गई और इसके पैर क्या हो गए, आगे के पैर इसके सिर्फ बड़े हुए, छोटे पीछे के जो पैर थे वो छोटे ही रह गए। यानी ये बताना चाहते थे कि एक बार जो सीख गया, स्ट्रेस किया, इसने तनाव दिया इंटरनल फोर्स के माध्यम से, और ये बात सीख गया कि हमें किस तरीके से भोजन करना है। और एक बार जब उसने अपने शरीर के अंगों को स्ट्रेस दे दिया, उस तरीके से वो सारा कैरेक्टर उसकी अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गया। यानी आने वाली जितनी भी इसकी जनरेशन है जिराफ की, उन सब में गर्दन लंबी और आगे के पैर लंबे आपको देखने को मिलेंगे, छोटे नहीं देखने को मिलेंगे। और वही यानी कि एक्वायर्ड कैरेक्टर हो चुका है, जो एक बार इसने अर्जित कर लिया वो उसकी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने पहले सिद्धांत को और चौथे सिद्धांत को सिद्ध किया। और जाहिर सी बात है ये भी तीसरा सिद्धांत भी इसी माध्यम से सिद्ध हो रहा है कि इसने जिस अंग को यूज किया वो यूज हो गया और अगली जनरेशन में चला गया ट्रांसफ़र होकर। ठीक है, इनहेरिटेंट हो गया। जिसे यूज नहीं किया वो धीरे धीरे करके छोटा होता गया, ये इससे सिद्ध होता है। ठीक, आइए अगला उदाहरण देखते हैं। इसी में कुछ पॉइंट और रह गया है, इसको देख लीजिए। दिस हैबिट मेंटेन्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय एवरी इंडिविजुअल ऑफ द रेस हैज रिजल्टेड इन द फोर लिम्ब बिकम लॉन्गर देन द हाइंड लिम्ब। इनके फोर लिम्ब क्या हो गए, लॉन्ग हो गए, और हाइंड लिम्ब छोटे हो गए। एंड नेक सो इलोंगेटेड, और गर्दन भी बहुत लंबी हो गई। ए मॉडर्न जिराफ कैन रेस हिज हेड टू ए हाइट ऑफ 18 फीट विदाउट टेकिंग हिज फोर लिम्ब ऑफ द ग्राउंड। ठीक, इनका कहना था कि आगे की टांगें इसकी क्या हो गई, लंबी हो गई, गर्दन भी काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन पीछे के पैर इसके छोटे ही रह गए, हाइंड लिम्ब। ठीक, अदर देन फोर लिम्ब। नेक्स्ट है इसी में दूसरा, इन्वायरमेंट वाले एक्सपेरिमेंट को सिद्ध करने के लिए क्या किया उन्होंने, डक का एग्जाम्पल लिया। डक एंड अदर एक्वाटिक बर्ड, क्या कहा उन्होंने, डक एंड अदर एक्वाटिक बर्ड इन्वाइडेड वाटर फ्रॉम लैंड in search of enough food because food was scarce on land and these birds did not have power to fly. In water, the duck would stretch its toes apart to give more push during swimming. The new characteristic would be inherited and the subsequent generation of duck would upon stretching their toes for ए मोर डिफाइंड वेव। अब देखिए, इसको समझिए, कहना क्या चाह रहे थे, इसको आप अच्छे से पेन कॉपी लेकर के नोट कर लीजिए, क्योंकि डिटेल में भी ये पूछा जाता है, इसलिए आपको लिखने में पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए। ठीक, बतख आप जान रहे होंगे, बतख को इन्होंने कहा क्योंकि एक्वाटिक बर्ड है और इसे तैरने में, एक जगह से दूसरे जगह पर जाने में और ख़ासकर लैंड पर आने के लिए, अर्थ पे फूड सर्च के लिए
आने के लिए क्या करता था, ये स्विमिंग करता था, तेज़ी के साथ बढ़ता था, जिसकी वजह से इसने अपने टॉयस को क्या किया, स्ट्रेस दिया, उसके तनाव यानी फोर्सेस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से उसके जो टॉयस थे उसमें क्या हो गए, वेव्स बन गए, काफ़ी मात्रा में वेव्स बन गए और फ्लाइंग कम करता था, इसलिए उसने अपने पैरों को क्या किया, तनाव प्रदान किया, उसके इंटरनल फोर्सेस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से उसको तैरने या स्विमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे चल के ये सीख गया बार बार उसमें स्विमिंग करना, तैरना, और इसके आने वाली जो पीढ़ी थी वो भी, उनके भी वेव्स उनके पैरों में ऑलरेडी इनहेरिटेड थे, यानी उनके एंसेस्टर से इनहेरिटेड हो गए, यानी प्राप्त हो गए, और इस तरीके से हर एक जनरेशन में ये सब ऑलरेडी मौजूद रहता है। ये इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने सिद्ध किया, यानी जो एक बार सीख गया वो इनहेरिटेड हो गया, एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था। तीसरा आपको बताते हैं, फ्लैट फिशेस, डीप सी फिशेस प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ सी वेयर देयर इज नो सनलाइट। डीप फिशेस जो रहती थी, जो काफ़ी गहराई तक समुद्र में फिश रहती थी, उसमें सनलाइट वहाँ नहीं पहुँचती थी। लेड एन इनएक्टिव लाइफ, laying on one side of the body, on one side of the body, the eye of that side laying towards bottom, migrate towards upper side, and thus both eyes are on one side of the body। कहने का मतलब है कि जो मछली रहती थी नीचे बॉटम पे, फ्लैट फिशेज जो रहती थी चपटे आकार की, करती क्या थी, बॉटम से अपर की तरफ आने के लिए वो काफ़ी प्रयास करती थी और स्ट्रेच करती थी, इसलिए उसकी जो आइज़ थी वो एक साइड हो गई, एक ही तरफ उसकी आइज़ हो गई, और आने वाले जनरेशन में वो इनहेरिटेड हो गई और दोबारा ऐसा करने की ज़रूरत फिर उससे नहीं पड़ी। ठीक। व्हेल्स, द व्हेल्स लॉस्ट दियर हैंड लिम्ब। व्हेल्स क्या करती है, व्हेल्स जो होती है उसकी हैंड लिम्ब क्या हो गए, विलुप्त हो गए। क्यों? क्योंकि उसने यूज किया ही नहीं, इसलिए वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए, डिसयूज हो गए। अगला है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिराफ के बाद सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ये स्नेक का। सांपों के बारे में क्या चर्चा किया इन्होंने, देखिए, स्नेक हैव इलांगेटेड बॉडी, स्नेक में इलांगेटेड बॉडी होती है, accompanied by loss of limb, the continuous creeping through holes and crevices made limbs continuously unless for locomotion, with the result that limbs become completely lost in snake and inherited generation to generation। अब इनका कहना था कि भैया जो स्नेक होता है उसमें पहले पैर हुआ करते थे और वो बिलों में जाने के लिए, निकलने में, झाड़ियों में चलने के लिए उसको दिक्कतें होती थी। धीरे धीरे करके बार बार आने जाते आने में, ये देखिए जैसे, यानी उसके छिपकली की तरह उसको उन्होंने बताया, उसके पैर थे और बिलों में जाने के लिए धीरे धीरे करके क्या हो गया, शरीर सिर्फ है ही, धीरे धीरे क्या हुआ, उसके जो पैर थे वो डिसयूज हो गए, क्योंकि यूज थे ही नहीं, इसलिए झाड़ियों में, बिलों में जाने के लिए वो बार बार प्रयास करता था और उसके हैंड लिम्ब क्या हो गए, उसके फोर लिम्स क्या हो गए, विलुप्त हो गए। हैंड लिम्ब, फोर लिम्ब, ऑल लिम्स विलुप्त, डिस्ट्रॉय हो गए, डिसयूज हो गए। तो इस तरीके से उन्होंने यूज और डिसयूज के लिए ये बताया। आप यहाँ से खुद देख सकते हैं, ये स्नेक है, मान लीजिए उसके पैर हैं और वो गया अंदर और निकल गया, इस तरीके से उसके जो पैर थे वो ख़त्म हो गए और बिना पैर के ही उसके जनरेशन होने शुरू हो गए। ये उन्होंने सिद्ध किया। बात, आइए आगे बात करते हैं उस वैज्ञानिक के बारे में, उस साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने लैमार्कवाद के बारे में सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, सबसे ज़्यादा टिप्पणी किया था उस पर। तो जर्मनी के रहने वाले साइंटिस्ट हैं, अगस्त बीजमान इनका पूरा नाम है। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेड ए डिफरेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन हेरिटेबल चेंज एंड दोज विच कैन नॉट बी इनहेरिटेड। इन 1890 he performed some experiments to test if a character may disappear due to disuse. This he did by cutting the tails of white mice for more than 20 generations to see if this has any effect on tail length. The measuring of tail length of the offspring of 20 successive generations revealed that on average
द टेल वर्क नॉट शॉर्टर, इट मीन्स दैट एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज नॉट इनहेरिटेड। एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेड नहीं होता है, इसको सिद्ध करने के लिए, यानी जो लेमार्क ने कहा कि जो पार्ट जो आर्गन यूज नहीं होता वो क्या होता है, डिसयूज हो जाता है, और जो यूज होता है वो इनहेरिटेड होता है, नेक्स्ट जनरेशन में भी चला जाता है। इसी को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया, अगस्त बीजमान ने चूहों की प्रजाति जो वाइट कलर के थे उसकी टेल, चूँकि चूहे की जो टेल होती है वो उसका कोई यूज नहीं है इनके लिए, तो उन्होंने क्या किया, कट कर दिया। उसके बाद देखा तो नेक्स्ट जनरेशन में विद टेल वाला ही माउस हुआ, ठीक। उसके बाद अब जो दूसरी जनरेशन आई उसकी भी टेल उन्होंने कट कर दिया, तीसरी जनरेशन में भी विद टेल वाले ही आए। इसी तरीके से उन्होंने 20 पीढ़ी तक लगभग टेल को कट करते गए, लेकिन विद टेल वाले ही माउस प्राप्त होते गए। इसका मतलब कोई ऐसा यूज और डिसयूज कैरेक्टर नहीं शो होता नेक्स्ट जनरेशन में। यानी उनका कहना यह था कि लेमार्क ने जो कहा कि जो अंग यूज होते हैं वही इनहेरिटेड रहते हैं, जो यूज नहीं होते वो डिसयूज हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। जैसा कि सांप के बारे में उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि उसके पैर यूज नहीं थे, बाद में डिसयूज हो गए, ठीक। तो उसी को अगर यहाँ पर टेल कट कर दी जा रही है तो दूसरे जनरेशन में टेल कैसे दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखने चाहिए, ठीक। तो ऐसा कोई फीचर्स नहीं होता, ऐसा कोई एक्वायर्ड कैरेक्टर नहीं होता जो कि नेक्स्ट जनरेशन में शो हो। दूसरा एग्जांपल है बहुत ही बेहतरीन, कास्टेल एंड फिलिप्स नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस किया। इन्होंने क्या किया, ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट करके ये सिद्ध किया कि एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेड नहीं होता है, ठीक। लेमार्क के सिद्धांत को कुल मिलाकर के गलत साबित करने की ज़रूरत थी और ये लोग यही चाहते भी थे। तो इन्होंने किया क्या, सबसे पहले इसके लिए इन्होंने क्या किया, देखिए इन वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट दे ट्रांसप्लांटेड, ट्रांसप्लांट का एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया, ध्यान से देखिएगा इसको। ओवरी ऑफ ए ब्लैक फीमेल गुनिया पिग का एग्जाम्पल लिया। एक ब्लैक फीमेल का जो गुनिया पिग थी उसका उन्होंने ओवरी ले लिया, ठीक, उसको ट्रांसप्लांट कर दिया, किसमें, वाइट गुनिया पिग में। वाइट गुनिया पिग के अंदर उसको ट्रांसप्लांट कर दिया, यानी ब्लैक वाले की वाइट के अंदर। देखिए ब्लैक गुनिया पिग एंड वाइट गुनिया पिग, ब्लैक गुनिया पिग के ओवरी को वाइट गुनिया पिग में ट्रांसप्लांटेशन कर दिया। उसके बाद ध्यान दीजिए, रिसिपिएंट फीमेल वाज मेटेड विद वाइट मेल गुनिया पिग। अब ये जो वाइट फीमेल गुनिया पिग थी उसका वाइट मेल गुनिया पिग के साथ मेटिंग करा दिया, ठीक, यानी दोनों वाइट हो गए, फीमेल भी वाइट और मेल भी वाइट, लेकिन उसके अंदर जो जर्मोप्लाज्म है वो किसका है, ब्लैक वाले का है ओवरी के अंदर, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा। आगे चल के देखा क्या, जो ऑफ स्प्रिंग आई वो ब्लैक ही थी, यानी वाइट मेल और वाइट फीमेल, लेकिन इसके अंदर ट्रांसप्लांटेशन ओवरी है, ठीक। इन दोनों का जब क्रॉस कराया गया तो ऑफ स्प्रिंग कैसे आई, ब्लैक आ गई भाई, ब्लैक आ गई। इसका मतलब इनहेरिटेड कैरेक्टर का कोई महत्व यहाँ पर नहीं है। जब यहाँ पर वाइट का कैरेक्टर शो है, इस फीमेल के अंदर वाइट का कैरेक्टर है, तो फिर ब्लैक कैसे प्राप्त हो जा रही है, वाइट ही होना चाहिए, और वाइट पहले से मेल भी है तो वाइट ही होना चाहिए, तो ब्लैक कैसे आया। इसका मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो एक बार शो करा दिया जाए और इनहेरिटेड हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से गलत सिद्ध किया गया। अगला है, आपको बता दें, बोरिंग ऑफ ईयर्स एंड नॉस्ट्रिल इन इंडियन वोमेन हैज बीन कंटिन्यूड एज द ट्रेडिशन फ्रॉम। अब इसको समझिए, बोरिंग ऑफ ईयर्स एंड नॉस्ट्रिल, नाक और कान छेदने की जो प्रथा है वो मनुष्य में यानी ह्यूमन में प्राचीन काल से ही प्रथा चली आ रही है। आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। फीमेल में ऐसी प्रोसेसेस बहुत पुरानी प्रथा है। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि अगर एक बार नाक कान बोरिंग करा दिया जा रहा है, यानी नाक कान छेदन करा दिया जा रहा है, तो नेक्स्ट जनरेशन में वो दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है तो एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस होता है अकॉर्डिंग टू लेमार्कवाद, तो फिर ऐसा दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी किया जाता है, यानी यहाँ भी लेमार्क फेल हो गए। नेक्स्ट है
Jewish boys and also Muslim boys. Muslim boys और Jewish boys has been circumcised for thousands of years, but this has not resulted in tendency towards the reduction of the prepuce in them. अब इसको समझिए, Jewish boys and Muslim boys circumcised जो इसकी प्रथा है, खतने की जो प्रथा है वो चली आ रही है, पुरानी प्राचीन प्रथा है, लेकिन ये इनहेरिटेड क्यों नहीं होती है अकॉर्डिंग टू लैमार्कवाद। अगर लैमार्क कहते हैं कि एक बार जो प्रोसेस करा दिया जाए, जो सिखा दिया जाए, जो सीखता है व्यक्ति वही इनहेरिटेड हो जाता है, तो फिर ये प्रथा आगे चल के क्यों नहीं होती है, ये यहाँ पर भी लैमार्क का जो सिद्धांत है वो गलत साबित हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया गया था। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लैमार्कवाद गलत हो जाते हैं दोस्तों। वहीं पर लैमार्कवाद को सही सिद्ध करने वाले कुछ उनके शिष्य थे, कुछ और साइंटिस्ट थे जिन्होंने लैमार्कवाद को नए तरीके से प्रोवाइड किया, जिसे न्यू लैमार्कवाद कहते हैं, और उन्होंने उनके फेवर में बातें की कि वास्तव में लैमार्क जी सही थे। ठीक, तो आइए बात करते हैं लैमार्क के नव लैमार्कवाद के बारे में। कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सिद्ध किया। सबसे पहले साइंटिस्ट आपको यहाँ पे, तो गाइस मैकडूगल ने क्या किया देखिए, इसमें देखते हैं। मैकडूगल कंडक्टेड लर्निंग एक्सपेरिमेंट in rat, and from the result obtained he tried to suggest that learning as an acquired character can be inherited। वो सिद्ध करना चाहते थे लैमार्कवाद का जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो इनहेरिटेड होता है, वो सही है, बिल्कुल सही है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट द रैट वर ड्रॉप्ड। रैट को क्या किया, ड्रॉप्ड कर दिया इनटू ए टैंक, एक टैंक में, ऑफ वाटर, जिसमें वाटर भरा हुआ था, फ्रॉम विच देयर वर टू एग्जिस्ट, जहाँ पर उन्होंने दो एग्जिट द्वार बनाए। ठीक, वन लाइटेड एंड वन डार्क, एक तरफ उजाला था, लाइट था, और दूसरे तरफ अंधेरा था, डार्क था, बट नॉट ऑलवेज द सेम वन, दोनों एक जैसे नहीं थे। करना क्या था उसमें, क्या किया था उन्होंने, ए रैट लिविंग बाय द लाइटेड एग्जिट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक। जब लाइट की तरफ से, मतलब वो दोनों सेम एग्जिट नहीं थे, जो लाइट वाला एग्जिट बनाया था उन्होंने, गेट बनाया था, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया, इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया। व्हाइल वन लिविंग बाय द डार्क एग्जिट, जो अगर डार्क की तरफ जो निकल रहे थे, रिसीव नो शॉक, कोई शॉक नहीं था। तब इस तरीके से उन्होंने देखा क्या, आइए देखते हैं इस फिगर में। ये देखिए, जैसे ये डार्क वाला एरिया है और ये एग्जिट मान लीजिए लाइट वाला है, तो माउस क्या करते थे, जब यहाँ पर आते थे, जैसे उन्होंने टैंक में माउस को डाल दिया, अब क्या करेंगे, ये प्रयास करेंगे बाहर निकलने को, तो जिधर उजाला दिखेगा, लाइट दिखेगा, उधर से भागने की कोशिश करेंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो माउस थे यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक उनको लग जा रहा था। ठीक है, अब जब शॉक लग जा रहा था तो तुरंत वापस चले जा रहे थे। उसके बाद कुछ माउस उसमें से डार्क की तरफ गए, जब डार्क की तरफ गए तो वो आसानी से बाहर निकल गए, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं हुई। उसके बाद जितनी बार उन्होंने टैंक में माउस को डाला, वो सभी कहाँ से निकल गए, डार्क की तरफ से जा रहे थे, ना कि लाइट की तरफ, कोई आया ही नहीं। ठीक है, फिर क्या देखने को मिला, इनकी आने वाली जितनी जनरेशन थी, उन्होंने उनकी सभी जनरेशन को भी इसी में डाल दिया। जब जनरेशन को डालते गए, सभी जनरेशन, न्यू जनरेशन के जो थे माउस, वो भी सीधा सीधा लाइट की तरफ ना आकर के बल्कि डायरेक्ट डार्क की तरफ ही जा रहे थे। कोई दिक्कत नहीं, बिना किसी प्रॉब्लम के वो डार्क की तरफ से निकल जा रहे थे। यानी वो सीख गए पहले से ही, यानी उनमें जो करेक्टर आया है उनके पेरेंट्स से ही आया है। ठीक है, यानी उनके पेरेंट्स एक बार जो सीख गए, वो करेक्टर इनहेरिटेड हो जाएगा, उनकी अगली पीढ़ी में चला जाएगा। ठीक, यही चीज़ वो बताना चाह रहे थे और ऐसा ही हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था इनका, मैकडूगल का। दीज रेट वर देन ब्रेड एंड दियर डिसेंडेंट वर सिमिलरली स्टडी, समान रूप से देखा गया। इट अपीयर दैट स्पीड ऑफ लर्निंग इंक्रीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन ये लर्निंग क्या थी, इंक्रीज होती गई। एंड सो मैकडूगल कंक्लूडेड
इसलिए ये ऐसा नतीजा निकाला गया, ऐसा कंक्लूजन निकाला गया, लर्निंग एंड एक्वायर्ड दैट ट्रेड पर एक्सीलेंस इज इनहेरिटेड. It was said that some analyzed changes in the technique may be responsible for the recorded increase. ओके, अगले साइंटिस्ट हैं F.B. समर. F.B. समर ने क्या किया, इन्होंने वाइट माइस को 20°C और 30°C पे जो रह रही थी उस माइस को इन्होंने लिया, बिकॉज ऑफ विच दे डेवलप लॉन्गर बॉडी, क्योंकि उसकी लॉन्गर बॉडी, लॉन्गर टेल पाई जा रही थी, उन्होंने लिया. ठीक, अब ध्यान दीजिएगा वो क्या बताना चाहते थे. When these mice were bred at lower temperature, जब उसको लोअर टेम्परेचर में लाया गया, their offspring showed their normal proportion of size, तो उसकी नॉर्मल साइज हो गई, यानी कि जिसकी बॉडी जो लगभग टेम्परेचर 20 से 30 के बीच में रह रहे थे माउस, उनकी बॉडी काफ़ी लंबी, टेल लंबी थी. जब उसको वो नॉर्मल टेम्परेचर में यानी लो टेम्परेचर में लेकर के आए तो उसकी आने वाली जो ऑफस्प्रिंग थी वो कैसी थी, नॉर्मल थी. इसका मतलब ये है कि वो लो टेम्परेचर में रहना उसके पेरेंट्स सीख गए, उसके पेरेंट्स क्या किए, सीख गए, और वो सीखने के बाद इनहेरिटेड हो गया जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेड हो गया, और जितनी भी आने वाली उनकी जनरेशन थी वो सभी नॉर्मल अपॉर्चुनिटी वाली थी. ठीक, सभी नॉर्मल बॉडी वाले थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ और एक्वायर्ड कैरेक्टर सिद्ध हो गया. ठीक, नेक्स्ट है गए लैंडसी. ये भी हैं, इन्होंने भी अपना एक्सपेरिमेंट दिया. क्यूबर एंड स्मिथ ने भी एक्सपेरिमेंट दिया. कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने तमाम प्रकार के अपने अपने एक्सपेरिमेंट दिए. इन्होंने रैबिट पर किया था, ये देख लीजिए, रैबिट पर किया था, उसके फॉइटस के बारे में बताया था. और इस तरीके से दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है. उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा. थोड़ा लेंदी है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन बेहतरीन तरीके से नोट्स हमने प्रोवाइड किया है, इसलिए आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत. सारे नोट्स अच्छे से अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्दी आ जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना. ठीक है, धन्यवाद.